बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ानदान के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ बखैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुरम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आपको हमेशा इसी तरह तंदुरुस्त और खुश व खुरम रखे। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले, उसके बाद बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और अपनी वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सके। आप अगर अपनी राय देना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में आप कमेंट्स लिख सकते हैं और हम इंशाअल्लाह आपकी राय का एहतराम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक को फ़र्दन उसका जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। मेरा आज का मौजू सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन इमरान खान ने जो कौम से ख़िताब किया है, आजकल उनको बहुत शौक़ चला हुआ है कौम से ख़िताब करने का। नेशनल मीडिया पर तो आ नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब वगैरह पर वो बहुत ज़्यादा ख़िताबात फरमा रहे हैं, अपने ज़ोर ख़िताबत के जौहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कौम को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम समझे थे कि शायद 9 मई के वाक़ये के बाद उनको कुछ सबक मिल गया होगा, लेकिन लगता है कि उन्हें कुछ सबक नहीं मिला। अभी उन्हें सबक देना पड़ेगा। वो अपनी तकरीर उन्होंने जो की है उसमें शुरू किया है कि जी 9 मई का वाक़या एक केस है और उसमें उन्होंने अपना पूरा जोर इसी बात पर लगाया है कि सब झूठे हैं और वो खुद सच्चे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान, तुम जो दूसरों को झूठा कह रहे हो, तुम खुद झूठों के सरदार हो एंड यू आर अ सर्टिफाइड लायर। ये बात सिर्फ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा साबित हो चुकी है कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो और ज़िंदगी में झूठ के अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तुमने अपनी तकरीर में यह कहा है कि तुम जेल में बंद थे जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, तो तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग में तुम्हारा नाम कैसे आ सकता है, तुम्हारे खिलाफ केस कैसे बन सकता है। तो भाई, जेल में बैठ के भी लोग बड़े बड़े क्राइम करते हैं, और लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि जेल में सिर्फ तुम एक दिन के लिए बंद हुए थे, कोई उम्र कैद नहीं हुई थी तुम्हें। एक ही दिन तुम्हें हुआ था गिरफ्तार हुए और इस सारे फसाद की प्लानिंग आप करके गए थे। इस वाक़े से पहले की जितनी भी वीडियोस हैं अगर देखी जाए तो हर वीडियो में तुमने यही कहा है। जब हत्ता कि 1-2 दफ़ा तुम कोर्ट के लिए जब गए थे तब भी तुम लोगों को लेकर निकले कि जी इस्लामाबाद पहुंचो, लाहौर पहुंचो, हाई कोर्ट पहुंचो, ये करो वो करो। तो ये तुम्हारी पुरानी आदत है। या तो तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है या फिर हुई है कि झूठे इतने हो कि तुम्हें जो याद नहीं रहता कि तुमने पहले कौन सा झूठ बोलना था और अब कौन सा झूठ बोलना है। और ये जितना फसाद 9 मई को हुआ है उस सारे की प्लानिंग आपने की हुई थी। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी पार्टी के कितने लीडर और कितने कारकुन ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गवाहियां दी हैं, और कितने बड़े बड़े लीडर तुम्हारी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे जिनकी तादाद गालिबन 200 के करीब है। जितने MP, MNA, मिनिस्टर थे वो सारे के सारे पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, 2-4 के अलावा। उन सब ने आपके खिलाफ गवाहियां दी हैं। उन सब ने ये कहा है कि आपकी ये प्लानिंग थी और आपने ये प्लान किया हुआ था और आपने लोगों को मोटिवेट किया था और आपने लोगों को उकसाया था, इंस्टिगेट किया था इसके लिए कि अगर ऐसा कोई हो जाए, मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आग लगा दो। और कितनी वीडियो सामने आ चुकी हैं। मुराद सईद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और तुम्हारी अपनी। मुराद सईद जो कह रहा है कि जी तुम्हें पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तुम्हें मार दिया जाएगा और पहुंचो, सब लोग अपने घरों से निकलो, पूरा पाकिस्तान घरों से निकले और वहां पहुंचो जहां के लिए कहा गया था। क्या मतलब था इस बात का? क्योंकि ये सारी चीज प्लान थी कि कहां पर जाके हमले करने, कहां पर आग लगाने, कहां पर तखरीबकारी करनी है। और उसके अलावा तुमने खुद BBC की नुमाइंदा को एक इंटरव्यू में बताया था
کہ یہ تمہاری پارٹی کے کارکن تھے، تم نے تسلیم کیا تھا. پہلے تو تم تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بی بی سی کے نمائندہ کے سامنے تم نے تسلیم کیا کہ تمہاری پارٹی کے کارکن تھے. اگر تم اس میں شامل نہیں ہو، بقول آپ کے آپ اس میں شامل نہیں ہیں، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو کیا تم نے ایک بار بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے؟ اگر کی ہے تو ذرا میرا ریکارڈ درست کر لیں. کوئی بھی پی ٹی اے کا سننے والا یا اس کا جو حواری یا موالی یا اس کے جو چاہنے والا ہے وہ میرا ریکارڈ درست کر دینا. کامنٹس میں مجھے میسج کر کے بتایا کہ جی ہاں انہوں نے مذمت کی ہے، اور اس کا ثبوت پیش کریں مجھے کہ انہوں نے مذمت کی تھی. انہوں نے تو سپریم کورٹ میں جب جج صاحب نے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس واقعے کی مذمت کریں، تو انہوں نے تو اس وقت بھی مذمت نہیں کی تھی. اب یہ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جی انہیں جب گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس بیل تھی، ان کی بیل ہوئی تھی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ارے عقل مند انسان، تمہارے پاس جس کیس میں بیل تھی اس کیس میں تمہیں گرفتار ہی نہیں کیا گیا. یہ تو تمہارا حال ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں کس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. تمہیں دوسرے کیس میں پکڑا گیا تھا، اور ایک کیس میں بیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی دوسرے کیس میں نہیں پکڑا جا سکتا. ہاں، اس کے بعد جو تھوک کے حساب سے تمہیں بیلیں دی گئیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کہا گیا تھی جو کیسز بڑھ چکے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو علم ہے ان میں بھی آپ کو ضمانت لی جاتی ہے، جن کیسز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے ان کی بھی ضمانت لی جاتی ہے، اور جو کیس ہوئے نہیں ہیں ان کی بھی ضمانت لی جائے گی. ضمانت لے لی گئی تھی، اور پھر تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں. تمہیں شرم آتی ہے؟ نہیں آتی نا. شرم ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جب تک تم پکڑے نہیں گئے تم اپنی ٹانگ کا رونا رو رہے تھے. ہے میری ٹانگ. 7 مہینے تک تم اس ٹانگ کو لے کے بیٹھے رہے، لیکن جب تمہیں رینجر پکڑ کر لے گئی تو تم کتنی تیزی سے اپنے پاؤں پر چل کر جا رہے تھے، بلکہ دوڑ رہے تھے. پورے میڈیا نے یہ منظر دیکھا، پوری قوم نے میڈیا کے اوپر یہ منظر دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. قوم نے نہیں، دنیا نے دیکھا. تو شرم کس کو آنی چاہیے، تمہیں یا کسی اور کو؟ سپریم کورٹ کے بارے میں تم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا قوم کو کہ اس سے پہلے ہائی کورٹ اس گرفتاری کو قانونی قرار دے چکی تھی. ہاں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے احاطے سے جو ہے یہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف مقدمہ کریں، لیکن گرفتاری قانونی ہے، کیونکہ جس جرم میں آپ کو گرفتار کیا گیا تھا وہ قانونی تھا، وہ غیر قانونی نہیں تھا. سپریم کورٹ کا معاملہ ہو تو وہاں پر تو پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہے، پوری قوم کو بھی پتہ ہے کہ بندیال بیٹھا ہے. اب تم نے ایک اور بات کی کہ دنیا تمہیں 50 سال سے جانتی ہے، جتنا زیادہ تمہیں جانتے ہیں کسی پاکستانی کو نہیں جانتی. بھائی آپ کی بات درست ہے، دنیا آپ کو 50 سال سے جانتی ہے، ہم بھی آپ کو جانتے ہیں، ہم بھی تمہیں اسی وقت سے جانتے ہیں. ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب 70s کی دہائی میں، غالباً 74 کے قریب کی کوئی بات ہے یا 77 کی، جب تم پیسے کے لالچ میں اندھے ہو کر اپنے ملک کی عزت کو نیلام کر کے اپنے ملک کی اپنی قومی ٹیم کو چھوڑ کر کیری پیکر کھیلنے کے لیے چلے گئے تھے. وہ دن یاد ہے؟ شاید قوم کو وہ یاد نہ ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو یہ چیز تو قوم کو بتاؤ نا کہ تم پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی ٹیم کو چھوڑ کر کیری پیکر کھیلنے کے لیے چلے گئے تھے، جس کو اس وقت پوری دنیا غیر قانونی کرکٹ قرار دے رہی تھی. مگر تم نے پیسوں کے چکر میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی. ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تم نے محسن کشی کی اور اپنے محسن اور اپنے کزن ماجد جہانگیر خان کو ٹیم سے باہر نکال کیا. تم صحیح کہتے ہو. ساری دنیا نے ٹی وی پر یہ منظر دیکھا جب تمہیں گرفتار کیا گیا تھا. جب تمہیں پکڑا گیا تو تمہاری لولی لنگڑی ٹانگ جو گزشتہ 7 ماہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ گرفتار ہوتے ہی ٹھیک ہوگی، اور آج تک ٹھیک چل رہی ہے. ماشاءاللہ، یہ تو کریڈٹ دینا چاہیے نا رینجرز کو، انہوں نے پکڑا تو ٹانگ ٹھیک ہوگی آپ کی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تم جیسے انسان کے لیے کہ کیا کہوں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میڈیا پر کہہ نہیں سکتا. کیا تم جہاد کے معنی بھی جانتے ہو جس کا تم نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے؟ 25 لوگوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے تم نے جن کا ذکر کیا ہے ان کے ذرا نام تو بتاؤ مجھے. ان کی لاشیں تو دکھاؤ کہ وہ کہاں مرے اور کہاں پر دفن ہوئے ہیں.
तुमने 4 साल के करीब हुकूमत की, मगर तुमने लोगों को सिर्फ तखरीब कारी का दर्स दिया और किसी चीज़ का दर्स नहीं दिया। इसलिए 9 मई को सिर्फ तखरीब कार बाहर निकले, आम आवाम बाहर नहीं निकली। ये जो तुम कहते हो ना 9 मई को ये रिएक्शन था और कौम बाहर निकली, कौम बाहर नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में टोटल 20 साल के करीब आदमी निकले हैं। तो क्या यही तुम्हारी वर्क थी? तुमने यही कुछ कमाया 27 साल में? 20,000 लोग इकट्ठे किए, लेकिन वो भी आम आवाम नहीं थी, वो तकरीब कारी, वो जो तकरीब कार के तरबियत याफ्ता लोग थे तुम्हारी पार्टी के। आम लोगों ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर तुमने एक बात की, राजनपुर के इलेक्शन की। तुम खुद कह रहे हो कि 40,000 वोटों से जीत कर भी इलेक्शन जीत गए थे। हाँ, हम मानते हैं कि आप 40,000 वोटों से आपकी पार्टी जीत गई थी, मोहसिन लिगारी। लेकिन उस इलेक्शन के बाद आपने क्या कहा था? आप वो बात भी तो लोगों को बताओ ना, आवाम को बताओ कि इलेक्शन जीत कर भी तुमने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया कि उसने धांधली की है। हमें यह समझ नहीं आती कि अगर इलेक्शन कमीशन ने धांधली की तो तुम 40,000 वोटों से जीत कैसे गए? क्या धांधली इससे की गई थी कि तुम्हें 40,000 वोटों से जिताया जाए? तो फिर हम मान लेते हैं। तुमने ह्यूमन राइट्स की बात की। तुम वेस्टर्न वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। अमेरिका में एक शख्स को 4.5 साल की सजा सिर्फ इसलिए दी गई कि वो अपने स्पीकर की टेबल पर पांव रखकर बैठा था। तुम उन ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम किस आइन की बात करते हो? आइन की बातें कर रहे थे ना बढ़ बढ़ के। किस आइन की बात करते हो? तुमने कौन से आइन की पाबंदियां की? तुम अदालतों में कितनी दफा हाजिर हुए? आइन के एहतराम में अगर केसेस गलत भी हूं तो आइन के तहत अगर अदालत बुलाए तो मुलजिम को अदालत में हाजिर होकर अपने आप को क्लियर करना पड़ता है, अपनी सफाई पेश करनी होती है। मगर तुम तो खुद को आइन से मावरा समझते थे और बातें तुम आइन की करते थे। तुम ही कहते थे ना कि नोबडी इज अबव द लॉ, लेकिन तुम खुद अपने आप को अबव द लॉ समझते रहे। इससे माजी में अदालतों में नहीं गए। तुम्हारे दौर में, तुम मिलिट्री कोर्स की बातें कर रहे थे, तुम्हारे दौर में 25 लोगों को मिलिट्री कोर्स में ट्रायल के बाद सजाएं मिली। उस वक्त तुम्हारी मिलिट्री कोर्स तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। अब अपनी बारी पर वही मिलिट्री कोर्स तुम्हें पसंद नहीं है। एक और बात आपने की, अपनी बहन उज़मा की जमीन की खरीदारी जो लिया के इलाके में खरीदी गई है, 6 अरब रुपए की जमीन। आपने ये कहा है कि जी वो जमीन के पैसे तो चेक के जरिए पे किए गए। जी हम मानते हैं कि चेक के जरिए पे किए गए, और आपकी अपनी जुबान से ये भी हमने सुना है उस वक्त टीवी पर तकरीर में कि 12 करोड़ रुपया पे किया गया, मगर जमीन तो 6 अरब की थी ना। केस ये नहीं है कि चेक से पे किए गए या कैसे पे किए। केस ये है कि 6 अरब की जमीन कोरियों के मोल आपकी बहन के नाम पर की गई। 6 अरब की जमीन थी और गलबन 70 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ में वो आपकी बहन को दे दी गई। केस ये है, रिकॉर्ड दुरुस्त करो और लोगों को सही बातें बताओ। केस ये नहीं है कि किसने पैसे दिए और कैसे पैसे दिए, ये आप क्लियर किया करें भाई। उसके बाद बात करता है अब्दुल कादिर ट्रस्ट की। मलिक रियाज और एनसीए ने 195 मिलियन पाउंड एनसीए ने मलिक रियाज को भेजे। आप कहते हो कि एनसीए ने यह कहा था कि ये चीज कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, कैबिनेट में डिस्कस नहीं होनी चाहिए, कैबिनेट में ये कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, अदालत के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ओ भाई, ये कौन सा कानून है? ये कौन से मुल्क का कानून है कि कोई और मुल्क, और वो भी इंग्लैंड जैसा मुल्क, की उसकी नेशनल क्राइम एजेंसी आपको कहे कि आप काबीना में इस केस को कॉन्फिडेंशियल रखें तो हम 195 मिलियन पाउंड आपको भेज देते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियल ना रखा तो फिर इंग्लैंड में आकर साबित करना होगा कि ये रकम जो है वो क्या कहते हैं उसको, गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वहां पर भेजी गई और ये आपकी रकम है। क्या आपको पूरी कौम के माथे पर चे लिखा हुआ नजर आ रहा है? आप खुद तो वो हो, मगर आप अपनी कौम को ऐसा ना समझो। क्या किसी मुल्क की नेशनल क्रिमिनल अथॉरिटी ऐसा कह सकती है? अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने कौन सा लेटर भेजा आपको? अगर कोई लेटर भेजा तो वो तो सामने लाओ ना। अगर तुम अमेरिकन सैफर का झूठा प्रोपेगेंडा करके एक कौम को हिजान में मुब्तला कर सकते हो तो एनसीए का लेटर भी दिखा दो। किस मुल्क का कानून ऐसा कहता है कि जुर्म छुपाया जाए? तो फिर आपने तो इस बात को मान के अपने आप को इंग्लैंड का गुलाम करार दे दिया, अपने आप को इंग्लैंड का गुलाम साबित कर दिया ना कि आपने उनकी बात मान ली, गलत बात मान ली, जिसके खिलाफ आप प्रचार करते रहे, जिस करप्शन के साथ, उसी चीज को आपने गलत तरीके से मान के
उनकी बात मान ली तो गुलाम तो आप हो गए ना इंग्लैंड के। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या तुम इतने छोटे बच्चे थे? हाँ बच्चे तो थे ना, रोटी को चोची कहने वाले, रोटी को चोची कहते हो ना, कि तुम्हें पता नहीं था कि कौम का पैसा किस खजाने में जाता है। और अब्दुल कादिर ट्रस्ट के बाद एक और बात जो आपने यूनिवर्सिटी की है, अब्दुल कादिर ट्रस्ट के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी तालीम दी जा रही है? कुछ सहाफ़ियों ने उस यूनिवर्सिटी का दौरा किया है, वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां कोई यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं दी जा रही, सिर्फ सूफीज़म उर्फ आम में पिंकी पीरनीज़म की तालीम दी जा रही है। और मुस्तकबिल में ये यूनिवर्सिटी बनी थी और रूहानी तालीमात के बारे में वहां पर तालीम दी जानी थी। वो समझ रहे हैं ना, जो रूहानी तालीमात, छतों के ऊपर 40-40 मन गोश्त जलाने वाली तालीमात जो है। आपने कहा है कि ये 195 मिलियन पाउंड का जो फैसला था, सारी कैबिनेट उसमें बैठी थी। भाई कैबिनेट बैठी थी, लेकिन फैसला तो तुम्हारा चलता था, उसमें तुम्हारे खिलाफ कोई इख्तलाफ कर सकता था? किसी में इतनी हिम्मत थी कि आपके सामने खड़ा होकर कहता? इस चीज को तो फैसल वाडवा ने भी बयान किया है ना, आप ही का लीडर था ना वो, और फयाजुल हसन चौहान भी बार बार बयान कर रहे हैं। आपके अपने लीडर बता रहे हैं कि क्या हुआ था, कि लिफाफे में बंद करके काबीना से साइन करा लिए गए थे। आप आते हैं तोशा खाना की तरफ, जिसका आपने जिक्र किया है, अपने आप को बहुत मासूम साबित करने की कोशिश की है, और उसकी तशरीह आपने अपनी मर्जी के मुताबिक की है। सारी बातें आपकी मान लेता हूं मैं, तो आपने बिल्कुल कानूनी काम किया, कानून के मुताबिक आपने पैसे जमा कराए और आपने तोशा खाने से अपनी मर्जी की चीज़ें जो आपको पसंद थी आपने खरीद ली। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको वो चीज़ें फरोख्त करने की इजाज़त किसने दी थी? कौन से कानून में लिखा है कि आप उन तहफ को फरोख्त कर सकते हैं? आपने फरोख्त किस कानून के तहत किया? केस आप पर यह है कि आपने वो तहफ फरोख्त किया, और जो फरोख्त जो है चोरी के जुमरे में आती है। आपसे पहले किसी ने ये तहफ फरोख्त नहीं किए। पहले के हुक्मरानों ने भी तहफ लिए, अपने इस्तेमाल में रखे, लेकिन फरोख्त नहीं किए। तुम तहफ फरोख्त करने की बात क्यों नहीं करते कौम के सामने कि यह कानूनी तौर पर जुर्म था जो मैंने किया? आप कहते मेरे साथ मजाक। मजाक आपके साथ नहीं हो रहा मिस्टर लायर, मजाक तो तुमने बनाया हुआ है, मुल्क का, मुल्क के आइन का, मुल्क के अवाम का। तुम कौम को जो मर्जी है कहो, अब वो तुम्हारे चकमे में नहीं आएगी। कौम अब समझदार होगी और कौम की आंखें खुल चुकी हैं। और तुमने जुल्म सितम की बात की, तुम पर कौन सा जुल्म हुआ है? तुम पर तो जुल्म हुआ ही नहीं है, जुल्म तो तुमने किए। तुम घर की औरतों की बात करते हो, क्या तुम्हारे दौर में ये सब कुछ नहीं हुआ? क्या तुम्हारे दौर में फरियाल तालपुर को आधी रात को घसीट कर नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या मरियम नवाज को उसके बाप के सामने जेल से गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ उन्होंने तोशा खाना से BMW गाड़ियां ली, तो वो BMW गाड़ियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर। तो ये जो गाड़ियां हैं, उन्होंने BMW गाड़ियां ली थी तोशा खाना से, उन्होंने ली तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इनको गैर कानूनी तौर पर फरोख्त नहीं किया। और आपने कहा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं आपको एक यकीन से बात करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। आपके बगैर ये मुल्क बहुत अच्छा है और बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ ही मैं आज का वीलॉग इख्तिताम पर पहुंचाता हूं, वीलॉग का इख्तिताम करता हूं। यार जिंदा सोबत बाकी, तो आप लोगों के साथ अगले वीलॉग के वक्त फिर मुलाकात होगी। मगर चलते चलते मैं आपको एक बात कहता जाऊं कि ये जितनी बातें मैंने की हैं, ये मैंने किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं की। ये सारी वो बातें हैं जो इमरान साहब ने अपनी वीडियो लिंक की तकरीर में की हैं, और मैंने उनको फर्दर हर बात का जवाब दिया। मैंने उसकी तकरीर का पोस्टमार्टम करके हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए हैं। अब आप उसकी तकरीर सुने और मेरी बातें जो मैंने उनके जवाब दिए, फैसला आप खुद करें। फैसला अवाम ने करना है कि कौन सही कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।